दोस्तों अभी खबर आई है बांधवगढ़ नेशनल पार्क से। खबर कोई बहुत अच्छी नहीं है। छोटा भीम का नाम आपने सुना होगा, जो टाइगर है, बड़ा ही फेमस है, सेलिब्रिटी टाइगर है। अभी उसके गले में फंदा देखा गया है। मतलब जो ट्रैप कैमरा में रिकॉर्ड हुआ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने भी देखा, तो वो कोई घायल नहीं, एक्टिव है, लेकिन फंदा बहुत बुरी तरह से टाइट है उसके गर्दन में। तो ये इस बात का संकेत है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पोचर्स होने की संभावना है। फंदा एक दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि अगर जंगली सुअर को मारने के लिए भी शिकारी फंदा लगाते हैं और उसमें कई बार टाइगर फंस जाता है। एक बार पन्ना नेशनल पार्क में भी हुआ था कि टाइगर की फांसी लगने से डेथ हो गई थी, क्योंकि उस फंदे में फंसा, खींचतान करी, थोड़ा एक साइड ढाल रहा होगा, वहाँ वो लुढ़क गया और फांसी लग गई अपने ही वजन से। अगर जंगली सुअर के शिकार वाले हैं तो ये पोचर्स लोकल होते हैं जनरली। इनका उद्देश्य होता है मांस खाना। और अगर टाइगर के शिकार के लिए फंदा लगाया गया था तो बड़ा ही सीरियस मैटर है। मैटर तो ये वाला भी सीरियस है। पोचिंग तो पोचिंग है, जंगली जानवर की जान तो जान है, लेकिन अगर वो फंदा टाइगर को मारने के लिए लगाया गया था तो इंटरनेशनल पोचर्स भी हो सकते हैं। पहले भी बहुत सारे नेशनल पार्क में थे और जनरली वो बंदूक की गोली से मारना पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे आवाज़ होती है। ये साइलेंट मेथड अपनाते हैं। तो वैसा है कि ये जंगली सुअर को मारने वाले लोकल शिकारी थे। फंदा लगाने का मतलब नॉर्मल तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि फंदा अपने आप लग गया, फंदा तो लगाया गया था। एक दोस्तों टाइगर से रिलेटेड खबर आई है छत्तीसगढ़ के कसडोल से। वहाँ पे एक टाइगर आ गया था और जो पैरा भूसा होता है ना, उसके ढेर में छिप गया था। तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने ट्रैंकुलाइज किया। उसके बाद जब ट्रैंकुलाइज़र डार्ट मार दिया तो फिर वो भाग गया एक पेट्रोल पंप की तरफ। फिर काफ़ी देर बाद वो बेहोश हुआ। अब उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और बाद में उसके चेकअप्स के बाद उसको वापस किसी टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि ये जो उड़ीसा का बारनवा पारा फॉरेस्ट है, ये टाइगर वहाँ से आया है। वहाँ पे कई दिन से था, मतलब इस पर निगाह रखी जा रही थी, लेकिन ये वहाँ से निकल के आ गया था। क्यों आ गया था ये आप लोग को मालूम ही है कि टाइगर को जब शिकार नहीं मिलता प्रॉपरली तो वह इजी मील के चक्कर में गाँव के नज़दीक आने लगता है, क्योंकि वहाँ उसे मवेशी मिल जाते हैं। यही वजह बनती है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की। इस वाले केस में तो सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर लिया गया, तो कॉन्फ्लिक्ट रुक गया। एक बार मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दूं। इस साइड में बहुत दिन बाद आया हूं और आज दिन में इसलिए आया हूं कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो शाम का मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। एक्चुअली मुझे 2 तारीख को एक मैरिज भी अटेंड करनी है, फैमिली फंक्शन है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा 5th या 6th को। तो मैंने कहा एक कई दिन से वॉक वाला वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो मैंने कहा आज वॉक का बना लिया जाए। इस तरफ मैंने पहले बताया कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ आना, जबकि ये जगह बड़ी सुंदर है, यहाँ पे एकदम शांति रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप निकलते हो रिजॉर्ट से तो ये देखिए पूरी चढ़ाई होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ जाओगे फिर वापस आते वक्त आप बोलना शुरू करोगे। तो जब आप बोलते हो ना, लगातार हल्की हल्की सी सांस फूल रही होती है। और उस वाले रास्ते में क्या है कि जब जाता हूँ तो ढाल की तरफ है, और जब वीडियो बन जाता है तब वापस आ रहे होते हैं तब चढ़ाई है। तो ये फ़र्क है, क्योंकि इस तरफ चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो एक तरह से ट्रैकिंग ही हो जाती है। लेकिन आधे ज़्यादा तो मैं आ चुका हूँ, बस वहीं से लौट जाऊँगा। तो अब जो होगा वो ढाल में ही बोलना होगा। अभी दोस्तों एक खबर और आई है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में इंडियन बाइसन यानी कि गौर और भेजे जा रहे हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से। जब मेरे फादर पोस्टेड थे तब बाइसन थे वहाँ पे, लेकिन हम लोगों के आने के करीब 3 साल बाद बाइसन अपने आप ख़त्म हो गए थे। किसी को आज तक कारण नहीं मालूम चला कि बाइसन कैसे ख़त्म हो गए। कोई वायरस, कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गए। इसीलिए जब कहा जाता है ना कि गुजरात के लायंस को शिफ्ट करने की बात की जाती है,
क्योंकि रातों रात बीमारी फैलती है। अगर एक ही जगह पे वो जानवर है तो उसके एक्सटिंक्ट होने का खतरा भी होता है। बाइसन के केस में तो ये था कि कान्हा नेशनल पार्क में भी बाइसन थे, इंडियन बाइसन, पेंच में भी थे, सतपुड़ा में भी थे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से 19 बाइसन भेजे गए थे कान्हा नेशनल पार्क से बांधवगढ़ नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस कराने के लिए, क्योंकि एक ही स्टेट की बात थी, एक ही राज्य की बात थी। तो ट्रांसलोकेशन बड़ी आसानी से हो जाता है क्योंकि एक ही गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। जब 2 राज्यों की बात आती है तब थोड़ा ट्रांसलोकेशन में दिक्कत आती है। तो जो इंडियन बाइसन 19 थे उसमें से 17 बहुत दिन तक जिंदा रहे थे। आज करीब 170 के आसपास हो चुके हैं। 17 में से जो 2 कम हुए थे वो भी किसी बीमारी से या नेचुरल डेथ नहीं मरे थे, उनको मारा था टाइगर ने, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुई कि जब वो 19 से 170 हो गए बाइसन, इंडियन बाइसन, अगर हम बाइसन बोलते हैं ना तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि अमेरिका में बाइसन मिलता है। अमेरिकन बाइसन जो है, बाइसन का कॉमन लैंग्वेज अगर आप गूगल करोगे या कुछ लिखोगे तो बाइसन का मतलब वही आएगा, ये आएगा इंडियन बाइसन, गौर। हालांकि ये बाइसन ज़्यादा ताकतवर है। इंडियन बाइसन और अगर अमेरिकन बाइसन, जिसको केवल बाइसन बोलते हैं, अगर उनमें लड़ाई होगी कोई डाउट नहीं कि इंडियन बाइसन उसको हरा ही देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये जो इंडियन बाइसन होता है ना, ये इसको आप गाय की फैमिली समझ सकते हो। जैसे एक जंगली भैंसा होता है बफेलो, वो भैंस है, ये गाय है। और अगर अफ्रीकन वाइल्ड बफेलो और इंडियन बाइसन यानी कि गौर का भी लड़ाई, इनकी भी आपस में लड़ाई की जाए, इंडियन बाइसन ही जीतेगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो जब इंडियन बाइसन 19 से 170 हो गए तो अब वही प्रॉब्लम दोबारा होनी शुरू हो गई, जिसके बारे में हम हमेशा बोलते हैं, इन ब्रीडिंग। कि इन ब्रीडिंग से जीन्स कमज़ोर हो जाते हैं और जानवरों में प्रॉब्लम, जानवर हो चाहे इंसान हो, उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अब इंडियन बाइसन जो कि 19 का लॉट था, जो कि कान्हा नेशनल पार्क से भेजे गए थे, उसमें ये प्रॉब्लम आने लगी। और जो कान्हा नेशनल पार्क है और जो पेंच नेशनल पार्क है, उनके जो बाइसन हैं आपस में कनेक्टेड हैं। तो फिर यह डिसाइड किया गया कि अब जो नए बाइसन जो भेजे जाएंगे बांधवगढ़ में, वो पेंच से भी नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीन्स मिलते जुलते हैं। सतपुड़ा वाले जो इंडियन बाइसन्स हैं गौर, उनके जीन्स अलग हैं, तो वहाँ से भेजे जा रहे हैं ताकि उसमें एक वैरायटी आए, इन ब्रीडिंग ख़त्म हो जाए। इन ब्रीडिंग के लिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जो लोग प्राइवेट गेम फार्म जो अफ्रीका में करते हैं, बना के रखते हैं, उनके यहाँ हंटिंग भी अलाउड होती है, वो सफारी भी करते हैं, मतलब ट्रॉफी हंटिंग और सफारी भी कराते हैं। वो भी क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं कि उनके जानवर हुए, मान लीजिए लायन है, तो वो क्या करते हैं, 5 लायन दूसरे गेम फार्म को दे देंगे, उससे उसी हेल्थ वाले चेकअप वगैरह करा लेते हैं, 5 लेके आ जाएंगे ताकि उनकी इन ब्रीडिंग ना हो। लेकिन जो यहाँ पे बाइसन को डेवलप दोबारा किया गया, बाइसन देखिए, जो जब मैं बोलता हूँ कि इंडिया में चीता प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो मैं कहता हूँ कि आप विरोध मत करिए, क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी निर्वा नाम की एक फीमेल चीता ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन शायद 2 बच्चे मरे हुए पाए गए हैं। उनको किसी जानवर नहीं मारा है, बाड़े के अंदर ही थे, तो चीता ही मार सकता है। अभी उसका कारण मालूम नहीं चले, लेकिन 4 बच्चे हुए थे, 2 मर गए। तो टोटल चीता मेरे ख्याल से 29 होने वाले थे। जब 4 बच्चे थे तो 2 मर गए, तो मेरे ख्याल से 27 हो गए होंगे। तो बच्चे की डेथ जानवरों में बहुत ज़्यादा होती है, टाइगर में भी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार तो 6 बच्चे पैदा होते हैं और एक ही बचता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि चीता का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लेपर्ड है, टाइगर है तो कार्निवोरस है तो फिर चीता की इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, शॉर्टकट में बता देता हूँ एक बार कि भाई चीता बहुत तेज़ भागता है। तो जिन जानवरों को टाइगर भाग के नहीं पकड़ पाता, जिनको लेपर्ड नहीं पकड़ पाता, चीता उनको पकड़ सकता है, क्योंकि ये एम्बुश करके 15
फीट दूर जाके फिर जंप मारते हैं। चीता उनसे क्योंकि सारे डियर लेपर्ड और टाइगर से तेज़ भागते हैं, लेकिन चीता से सारे धीमे भागते हैं। तो उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही गौर की अपनी इम्पोर्टेंस है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई डियर है तो वो घास खा लेगा। इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो गौर होता है, इंडियन बाइसन, ये बड़ी घास को खाता है। आप ये सामने देख रहे हो, छोटी बड़ी हर तरह की घास है। तो जो बड़ी घास है, जब बड़ी घास हो जाती है तो छोटी घास को पनपने नहीं देती। मैं आपको एक दिखाता हूँ क्लोजअप। ये देखिए, आप घास देख रहे हैं, ये बड़ी घास है, और जब ये हो जाएगी तो हवा पानी रोक लेगी, तो इसके नीचे छोटी घास नहीं हो सकती है। और इस बड़ी घास को डियर वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं, इंडियन बाइसन खा लेता है। जब वो खा लेता है तो उसके नीचे छोटी घास पनप जाती है, जिसको कि नरम घास, जिसको कि डियर खाना पसंद करते हैं। दूसरी बात, वो झाड़ियों को भी खा लेता है, वो झाड़ियाँ जिसको कि डियर नहीं खाते हैं। तो वो भी जब वहाँ से हट जाएगी या कम हो जाएगी तो उसके नीचे छोटी घास के डेवलप होने के चांसेस हैं। तो एक तो इस तरीके से वो इकोसिस्टम को बनाता है कि जब वो ऐसी सारी घास खा लेगा तो जो बड़े पेड़ है ना, इनके भी पनपने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये झाड़ियाँ, जैसे हम बार बार लैंटाना के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं, तो इस तरह की झाड़ियाँ आती हैं जो बड़ी हो जाती हैं, घनी हो जाती हैं, तो बड़े जो पेड़ होते हैं ना, इनकी भी डेवलपमेंट को वो रोक देता है, क्योंकि उसका खाद पानी सब सप्लाई ले लेता है। तो अगर उस झाड़ी का डेवलपमेंट रुक जाएगा तो उस बड़े पेड़ का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी भोजन जो है वो सब तो उसी ज़मीन से ले रहा है ना, जो अगल बगल वाली ज़मीन है। दूसरा क्या करता है इंडियन बाइसन, जो उसका जो गोबर होता है वो जंगल में खाद का काम करता है, जैसे कि हाथी का भी गोबर होता है। तो ये जंगल की जो उर्वर क्षमता है वो बढ़ती है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना दोस्तों कि लीद और गोबर में क्या फ़र्क है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है आप देख लेना। लीद और गोबर में फ़र्क ये है कि मुझे कभी किसी ने बताया था बहुत पहले कि लीद खाद के काम में नहीं आती, गोबर खाद के काम में आता है। जैसे घोड़े की लीद है, अभी यहाँ पड़ी हुई थी, उसको देख के मुझे याद आया। तो ये देखिए गोबर पड़ा हुआ है। आपने हमेशा सुना होगा कि गाय के गोबर का या किसी भी चीज़ के गोबर की खाद बनती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने कभी सुना होगा कि घोड़े की लीद की, खच्चर की लीद की, गधे की लीद की खाद बनती है। नहीं सुना होगा ना। इसी तरीके से डियर भी जो है लीद करते हैं। ये स्पॉटेड डियर और जैसे ये सब तो गाय का गोबर पड़ा हुआ है। अभी वहाँ पे ऊपर में था तो डियर की लीद भी पड़ी हुई थी। तो बाइसन गोबर करता है, वो भी खाद के काम में आता है। हाथी का भी, इसीलिए मैं एलिफेंट डंग बोलता हूँ, हाथी खाद के लिए बहुत काम में आता है। हालांकि कई लोग उसको लीद बोलते हैं, कई उसको गोबर बोलते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि लीद कभी भी आपने नहीं सुना होगा खाद के लिए इस्तेमाल हो। मैंने तो नहीं सुना फ़िलहाल, हो सकता है इस बारे में मैं कोई पक्का नहीं मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये लीद है, ये डियर की लीद है। तो मेन टॉपिक ही नहीं था, टॉपिक ये था कि बाइसन की वजह से जंगल की फर्टिलिटी बढ़ती है। फिर वो क्या करते हैं, जो बड़े पौधे हैं वो खाते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा खाते हैं, शरीर बड़ा है। तो जिस तरह से लैंटाना के बीजों को भालू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, उसी तरीके से ये भी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, हाथी भी पहुंचाते हैं। तो जिस तरह से जिस लेवल पे हाथी काम करता है, उससे थोड़े ही कम लेवल पे इंडियन बाइसन काम करता है, क्योंकि उसकी भी डाइट बहुत ज़्यादा खाता है, तो उतना ही ज़्यादा गोबर करता है, तो उतनी जंगल की फर्टिलिटी बढ़ती है। अब जब इतना बड़ा जानवर आ जाता है तो फिर टाइगर के भी मज़े हो जाते हैं। टाइगर बहुत बड़ा जो मेल अडल्ट है उसको तो नहीं मार पाता है, लेकिन बच्चों को मार लेता है। फीमेल भी होगी, छोटी होगी तो शिकार कर लेता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक बड़ा बुल है तो टाइगर उससे पंगे नहीं लेता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो एक बार बाइसन को मारेगा तो टाइगर के तो मज़े आ जाएंगे, उसको इतना खाना मिल जाएगा। मेहनत उतनी करनी है, अगर बाइसन के बच्चे को मारना है, सांभर को मारना है,
तो टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन खाना खाने में फ़र्क है, उसको खाना ज़्यादा मिल जाता है। दूसरी बात दोस्तों, क्या करते हैं, बाइसन का शरीर बहुत बड़ा है। अब मान लीजिए ये झाड़ियाँ हैं, बहुत घनी झाड़ियाँ हैं, इसमें डियर घुसेगा नहीं क्योंकि उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसमें से बाइसन का झुंड निकल जाएगा ना, हर्ड, रास्ता अपने आप बन जाएगा। जो हाथी करते हैं ना, बिल्कुल उसी लेवल पे। पहले बांधवगढ़ में हाथी नहीं होते थे, अब तो बांधवगढ़ में हाथी आ गए हैं छत्तीसगढ़ से, वरना उस जंगल के लिए जो काम हाथी करते हैं वही बाइसन भी करते थे। तो जंगल में रास्ते बनाते हैं, इनका जो झुंड होता है, बाइसन एक दो तो होते नहीं, जहाँ से निकल के चले जाएंगे, एक बार भी निकल जाएंगे तो रास्ता बन जाएगा, और 2-3 बार निकल के चले जाएंगे तो रास्ता बन ही जाएगा। ये आप देख रहे हो पगडंडियाँ बनी हैं, ये सारी पगडंडियाँ आदमी की बनाई हुई नहीं होती, ये जानवरों, ये भले ही ये डोमेस्टिक कैटल की होंगी, हालांकि जंगली जानवर भी यहाँ पे हैं। एक पगडंडी यहाँ दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पगडंडी सी है। तो ये इंसान के जाने की पगडंडी नहीं, इंसान यहाँ कहाँ जाएगा, उसके लिए तो वहाँ से रास्ता बना ही हुआ है। ये जंगली जानवर, सांबर, कांकड़, लेपर्ड भी, ये सब चलते हैं और एक ही रास्ते को फॉलो करते हैं। मैंने पहले बताया, लेपर्ड भी ना बने बनाए रास्ते पे चलना पसंद करता है, वो झाड़ियों से कि कांटा वाटा लग जाए ऐसा नहीं चलता, वो क्लियर रास्ते से चलना पसंद करता है। तो अगर यहाँ से लेपर्ड को जाना है, वो देख लेगा ये रास्ता है, इसी से जाएगा। तो जंगल में, घने जंगल में रास्ता बनाने का काम भी इंडियन बाइसन करते हैं। और दोस्तों ये बड़े सेंसिटिव होते हैं बाइसन जो होते हैं, गौर, इसीलिए सारे के सारे ख़त्म भी हो गए थे कि कोई बीमारी फैली, लेकिन इतने सेंसिटिव थे कि अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे कि लेपर्ड होता ना, बहुत ज़्यादा ढीठ होता है, कोई भी बीमारी दूसरे जानवर को मार देगी, लेपर्ड को नहीं मारेगी। लेपर्ड मर गया इसका मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी थी। सर्वाइवल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको लेपर्ड, स्नो लेपर्ड बर्फ़ में भी मिल जाएगा, लेपर्ड आपको रेगिस्तान में मिल जाएगा, घने जंगल में मिल जाएगा, हर तरह के इलाके में जहाँ कोई जंगल नहीं, पत्थर ही पत्थर है, वहाँ पे भी लेपर्ड मिल जाएगा। इसको पानी की बहुत ज़रूरत नहीं है, अगर शिकार का खून मिल रहा है उससे अपनी पानी की ज़रूरतें पूरी कर सकता है, तो हर जगह सर्वाइव कर सकता है। लेकिन बाइसन में ये बात नहीं, बाइसन बड़ा नाजुक है, बड़ा भीमकाय जानवर है, लेकिन बड़ा ही नाजुक है। तो अगर वो फल फूल रहा है किसी जंगल में, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब उस जंगल में कोई बीमारी नहीं है, जंगल हेल्दी है, यानी कि एक हेल्थ इंडिकेटर है उस जंगल के लिए गौर, यानी इंडियन बाइसन। वो देखिए बुआ जी गाय चराने ले जा रही हैं इस तरफ से। आजकल बुआ जी भी अंदर ही सोती हैं, खुले में बाड़े में नहीं सोती। टाइगर भी आ रहा था ना, और ठंड भी बढ़ गई। किस तरफ, वो इधर पानी की तरफ ले जा रही हैं ऊपर? फिर कब लौटेंगे आप? हाँ वो भगाया फिर उनको ना, दो आज सुबह भी घुसी थी। मैंने भगाया, वो नहीं भगाया। हाँ हाँ वो देखा था मैंने, आज सुबह भी देखी थी, फिर मैंने उसको बोला कि भगा के, सारे तो जितने पेड़ लगाए सारी तो खा गई वो। गेट टाइप का पहले गेट बना रखा था, मैं बोलता हूँ गेट लगा के बंद रखा करो उसको। हाँ, गेट बना वो। हाँ वो तीन बल्ली लगा के बंद करवाता हूँ बस। पता नहीं, यहाँ से भी कुछ करना है, यहाँ से। हाँ इधर से भी चढ़ जाते हैं ना, हाँ करवाता हूँ। तो दोस्तों जो मैं बता रहा था, इसकी बाइसन की एक ख़ास बात क्या है कि कार्बन सिंक, कार्बन अवशोषण में बहुत हेल्प करता है। कैसे, जो मैं पहले बता चुका हूँ उसी का डिस्क्राइब करना है कि जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों को खा जाता है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घास जो कि हवा पानी को रोकता है, जब नीचे हवा ही नहीं जाएगी, जब नीचे रोशनी नहीं जाएगी सूरज की, तो फिर वो नीचे वाली जो ग्रास पनपती नहीं, जब उसको खा लेता है, तो मान लीजिए इलाका खाली कर दिया, तो उसके बगल वाला जो बड़ा पेड़ है ये ग्रो कर जाएगा। तो ये बड़ा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा, आप सबको मालूम है ना कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। और जो वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में जब वो ऑक्साइड निकल जाता है, CO2, एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो वो ऑक्सीजन को तो रिलीज़ कर देगा, कार्बन को अपने जो
तना है, जो उसकी डाल है, उसके अंदर रख लेता है। तो इस तरह से इकोसिस्टम में इंडियन बाइसन का बहुत बड़ा रोल ये हो जाता है कि आप, और ये बात ही जब मैं बोलता हूँ कि देखिए वाइल्ड लाइफ को जब आप समझोगे तो आप वाइल्ड लाइफ से प्यार करने लगोगे, अपने आप वाइल्ड लाइफ सुरक्षित हो जाएगी। कि हो सकता है आपको बात मालूम रही हो सकता है ना मालूम रही हो, लेकिन जब मैंने आज आपको ये बात बताई है कि इंडियन बाइसन की वजह से आपकी हवा साफ हो जाती है, तब आप उस जानवर से कितना प्यार करोगे। और वो हवा जंगल में हो रही है तो जंगल की नहीं, धीरे धीरे तो शहर की तरफ भी आ रही है ना। तो वो जो काम इंसान कर रहा है कि जंगल बढ़ाने हैं, वो बहुत बड़ा रोल है इंडियन बाइसन का, कि वो बड़े पेड़ों को पनपने में बहुत बड़ा योगदान देता है। लेकिन उसके बावजूद IUCN की जो लिस्ट है उसमें वल्नरेबल है, खतरे में है। तो जब आप जंगल जाए, सफारी करने जाए, आप चाहे बांधवगढ़ नेशनल जाएं, चाहे आप सतपुड़ा जाएं, चाहे आप कान्हा जाएं, और भी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ कहाँ बाइसन मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ भी बाइसन मिलते हैं, साउथ में तो मिलते ही हैं इंडियन बाइसन, जब आप टाइगर को देखेंगे तो टाइगर को तो देख के तो खुशी आपको मिलेगी ही, उसमें तो बोलने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप इंडियन बाइसन को भी देखें ना, तो अब आप उतने ही खुश होना जितने खुश आप टाइगर को देख के होते हो, क्योंकि जो इसकी खासियत है गजब है, साइज़ भी मैसिव है। और फिर आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखो, उसके पैर को देखो, ऐसा लगता है सफ़ेद रंग के मोजे पहने हुए हैं। उसका बॉडी बिल्ड, अगर आपने मेल देख लिया ना बड़ा वाला, मेरे पास घर के एल्बम में रखी होगी फ़ोटो, जब मैं बांधवगढ़ में था, जब वो पुराने वाले बाइसन होते थे, जब वो एक्सटिंक्ट, जब वो ख़त्म नहीं हुए थे, तो मेरे पास 700 रुपये का कैमरा होता था, कोडैक वाला, नॉर्मल रील वाला होता था, जूम वगैरह कुछ नहीं। उससे मम्मी ने फ़ोटो खींची थी गाड़ी से, गाड़ी के पास खड़े होकर मैं और ड्राइवर सईद खड़े थे, पीछे एकदम मैसिव, थोड़ी दूर पे, क्योंकि जूम वगैरह था ही नहीं, तो थोड़ी दूर पे अच्छा ऐसा उसकी एक एक मसल, जैसे बॉडी बिल्डर है ना, एक एक मसल में कट्स नज़र आ रहे थे, लग रहा था कि क्या चीज़ बनाई भगवान ने, ऐसा लग रहा था, इतना मतलब ज़बरदस्त। तो आप जब उसका मेन कभी देख लोगे, बुल देख लोगे ना पावरफुल, तो आप बोलोगे कि ये है पावर। फिर आप एक बात पे गौर करना कि सब कुछ पावरफुल है उसकी बॉडी में, एक चीज़ बड़ी कमज़ोर है, और वो उसकी गर्दन। आप देखोगे अलग से लगता है कि उसकी गर्दन, उसकी खोपड़ी को ऐसे चिपका दिया गया है, मतलब गर्दन में बिल्कुल जान नहीं है, जो होगी लेकिन जो हमें देख के लगता है। तो लेकिन उसके बावजूद मैंने बताया ना, अगर पावर में आप कंपेयर करोगे तो जो अफ्रीकन बफेलो है वो इसके सामने कहीं नहीं टिकता। जो अमेरिकन बाइसन है, जिसको कि केबल बाइसन बोला जाता है, वो भी इसके सामने नहीं टिकता। इंडियन बाइसन जो एक तरह से बोलते हैं ना काऊ फैमिली है, उसका सबसे बड़ा जानवर है। मेरे ख्याल से बॉबी डी बोलते हैं उस फैमिली को, उसका सबसे बड़ा जानवर है। और मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 1000 किलो तक का वजन भी हो सकता है इनका। जहाँ सांबर डियर का वजन, सांबर को हम इतना बड़ा जानवर बोलते हैं डियर के हिसाब से 300 किलो का, टाइगर का जो वजन होता है 250 किलो, उससे ज़्यादा वजन होता है सांबर डियर का। लेकिन आप सोचो, टाइगर है 250 किलो का, 1000 किलो का है इंडियन बाइसन। अच्छा खासा बड़ा है, मेरे ख्याल से 10-11 फीट तो लंबा होता है, और 6 फीट से ऊपर होता होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। 5-6 फीट की हाइट होती होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है, अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत जो बड़ा वाला होता है उसके कूबड़ की ऊंचाई देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि 5.5-6 फीट से कम होगी। तो अभी जो री इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 50 और अच्छा इनकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, तो फ़ायदा है वाइल्ड लाइफ का, जंगल का। और जब जंगल और वाइल्ड लाइफ का फ़ायदा है तो हम लोगों का फ़ायदा तो है ही। वाइल्ड लाइफ बढ़िया होगी तो इंसान की ज़िंदगी भी बेहतर होगी। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ उस वीडियो को। और अभी ये वीडियो आप पहले देख लेंगे, फिर मेरे पास एक चिल्ला सफारी का वीडियो पड़ा है, एक जब मैं लैंसडाउन गया था वो पड़ा है। तो अभी ये 3 वीडियो आएंगे, फिर उसके बाद मुलाकात होगी आपसे 5 या 6 तारीख को। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।